अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं जावेद इकबाल आप तमाम सामीन का नाजरीन का आपके ही यूट्यूब चैनल शाहीन क्लासेस उर्दू में खैर मकदम करता हूँ। आज का ये वीडियो सीबीएसई क्लास 10th कोर्स बी जान पहचान हिस्सा 5 के लिए बहुत मुआविन और बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ख़ासतौर पर 2021 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए ज़्यादा मुआविन है, क्योंकि हमने चैप्टर 7 के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपके सामने ले आया है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। आपका ही ये यूट्यूब चैनल शाहीन क्लासेस उर्दू सबक साथ है सैयद एहतशाम हुसैन, और ये हमारा जो सबक है, सबक का नाम है ज़बानो घर हिंदुस्तान। इस सबक में हम सैयद एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ ज़बानो घर हिंदुस्तान यानी कि ज़बान से रिलेटेड क्वेश्चन, ख़ासतौर पर चाहे वो उर्दू हो, संस्कृत हो, आर्याई हो या द्राविड़, इन सब लोगों की कहानी और इन लोगों की जो ज़ुबान थी उससे मुतालिक बात करेंगे। हम जानते हैं कि उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ, और ये पहले आर्याई लोग यहाँ पर हिंदुस्तान आए, इन लोगों ने संस्कृत ज़बान की बुनियाद रखी, फिर धीरे 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 उसी से निकलते हुए ये उर्दू ज़बान भी यहाँ आई है। ठीक है, तो ये हम जानना चाहिए कि उर्दू ज़बान कहाँ की है, हिंदुस्तान की है, और हिंदुस्तान में ही ये पैदा हुई और यहीं पर पनप रही है और आगे बढ़ रही है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सबक ज़बानो घर हिंदुस्तान का मुसन्निफ़ कौन है। इब्राहिम ज़ौक़, तो हमने पढ़ा है ज़ौक़ ने गज़ल लिखा है, गालिब ने भी गज़ल लिखा है, सैयद एहतशाम हुसैन, और या नंबर डी इस्माइल मेरठी। तो इस्माइल मेरठी जो हैं उन्होंने हम्द, हमारा जो सबसे पहला सबक है हम्द, इन्होंने लिखा है। नंबर सी यानी कि इसका सही हो जाएगा। नंबर सी में कौन है, सैयद एहतशाम हुसैन। तो सबक ज़बानो घर हिंदुस्तान के राइटर मुसन्निफ़ कौन है, तो सैयद एहतशाम हुसैन है। क्वेश्चन नंबर 2, सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई। तो माहिल पटना, माहिल अलीगढ़, माहिल आज़मगढ़ या माहिल दिल्ली। हम जानते हैं इसका हो जाएगा नंबर सी, माहिल आज़मगढ़। ओके, न पटना में न अलीगढ़ में न दिल्ली में, बल्कि इनकी पैदाइश जो है वो माहिल। क्वेश्चन नंबर 3 में है सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कब हुई। 1910, बी 1911, नंबर सी 1912, डी 1913। तो इनकी पैदाइश जो है वो 1912, यानी कि सी सही हो जाएगा, ना 10 ना 11 ना 13। ओके, नंबर 4 में है सैयद एहतशाम हुसैन की वफ़ात यानी कि डेथ कब हुई। 1970, 1972, 1974 या नंबर डी 1976, 76। क्या होगा, तो इसका होगा 1972। इसका बी सही हो जाएगा, नंबर 4 का बी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सैयद एहतशाम हुसैन अलीगढ़ के लिए आला तालीम के लिए कहाँ गए। आला तालीम कहते हैं हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन के लिए ये कहाँ गए थे। तो क्या ये दिल्ली गए थे, मुंबई गए थे, लंदन गए थे या इलाहाबाद गए थे। तो इन्होंने आला तालीम के लिए इलाहाबाद का सफ़र किया था। ठीक है, ना दिल्ली ना लंदन ना मुंबई, बल्कि इलाहाबाद। सैयद एहतशाम हुसैन आला तालीम के लिए कहाँ गए, इलाहाबाद गए। नंबर 6 में है सैयद एहतशाम हुसैन का शुमार अदब के किस सिन्फ के लिए होता है। वो किस अदब के किस सिन्फ यानी किस टाइप के अदब के लिए इनका शुमार होता है। तो क्या वो कसीदा गो थे, या तनकीद निगार थे, या गज़ल गो थे, या नज़्म गो थे। तो हम जानते हैं जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो नक्काद थे, तनकीद निगार थे। ठीक है, तो इनका नंबर क्या हो जाएगा, बी तनकीद निगार। ये तीनों को काट दीजिए।
नंबर 7 में है कि सैयद एहतशाम हुसैन किस तहरीक से वाबस्ता थे। अलीगढ़ तहरीक, एक अलीगढ़ तहरीक भी की गई थी, आज़ादी तहरीक, हिंदुस्तान को आज़ाद करने की तहरीक में शामिल थे, या तरक्की पसंद तहरीक। नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं तरक्की पसंद तहरीक, जिसको कि सज्जाद ज़हीर ने लंदन में इसकी बुनियाद रखी थी और इसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में लखनऊ में की थी। उसी तहरीक से वाबस्ता थे कौन? सैयद एहतशाम हुसैन। क्वेश्चन नंबर 8 है, सैयद एहतशाम हुसैन किन के ममालिक का सफ़र किया था। ये बहुत सारे मुल्क गए थे, जहाँ घूमने गए थे और वहाँ की तारीख में इन्होंने लिखी थी। तो वो कौन कौन से मुल्क गए थे? हिंदुस्तान, यूरोप, अमेरिका, यूरोप। नंबर सी, पाकिस्तान, यूरोप, या डी, अफ्रीका, यूरोप। तो यूरोप तो गए थे इतना, और ना हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान में ही तो ये हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान नहीं गए थे और ना अफ्रीका गए थे, बल्कि ये इसका नंबर बी सही हो जाएगा कि अमेरिका, यूरोप गए थे ये घूमने के लिए। नंबर 9, सबक ज़बानों घर हिंदुस्तान किस सबक से लिया गया है। ये एक माखूज़ है, ये कहानी जो हम पढ़ रहे हैं ज़बानों घर हिंदुस्तान, ये माखूज़ है, ये लिया गया है। तो ये किस कहानी से लिया गया है? उर्दू के अफसाने, उर्दू की कहानी, उर्दू की ज़ुबानी, या नंबर डी, उर्दू गज़ल। तो इसका नंबर बी सही हो जाएगा, उर्दू की कहानी। ये सैयद एहतशाम हुसैन ने लिखी है और ये यहाँ से उर्दू की कहानी से ही ये माखूज़ है, ली गई है। ये उर्दू कहानी एक लंबी कहानी, उसमें से एक छोटी सी यहाँ से आपको दिया गया है, ताकि आपको उर्दू से आगाही, उर्दू और ज़बान से आगाही हो सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोल मुंडा कबीला किन इलाकों में बसे हुए हैं? मुंबई पंजाब में, हरियाणा पंजाब में, बंगाल और बिहार में, हैदराबाद या आगरा में। तो हम जानते हैं नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ये लोग बंगाल और बिहार में आबाद हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्राविड़ हमारे मुल्क से किस तरफ से आए हैं? ये द्राविड़ आए हैं हमारे मुल्क में, ये हमारे मुल्क में किस तरफ से आए हैं? इसका तो ये नंबर 10 का जवाब हो जाएगा, नंबर सी, बंगाल और बिहार। यानी कोल मुंडा कबीला किन इलाकों में बसे हुए हैं? तो ये बंगाल और बिहार जो कि झारखंड है, तो इनकी ज़्यादातर आबादी झारखंड में है, बिहार के भी कुछ इलाकों में इनकी आबादी है। नंबर 11 में है, द्राविड़ हमारे मुल्क से किस तरफ से आए? कहाँ से ये लोग आए थे हमारे मुल्क में? तो यूरोप से, न पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से। तो द्राविड़ हमारे देश आए थे पश्चिम से आए थे लोग। कहाँ से आए थे? पश्चिम से आए थे। नंबर 12 में है, द्राविड़ हमारे मुल्क में कहाँ से आए? बिहार, यूपी। नंबर बी, आसाम, बंगाल। नंबर सी, मद्रास, आंध्र प्रदेश। नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं 12 का नंबर सी होगा, यानी कि मद्रास, आंध्र प्रदेश, केरल, इन इलाकों में रहते। नंबर 13 है, आर्य कौम हिंदुस्तान से पहले कहाँ बसती थी? आर्याई जो कौम है हिंदुस्तान, अभी तो हमारे हिंदुस्तान में 172 है, लेकिन पूरे नहीं है, बहुत बाहर भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो आए हिंदुस्तान, तो कहाँ से आए? श्रीलंका से आए, ईरान, चीन, बांग्लादेश से आए। नंबर सी है कि हिंदुस्तान और ईरान से आए, या फिर नंबर डी, ईरान, चीन, तुर्किस्तान। तो इसका नंबर डी सही हो जाएगा कि ईरान, चीन और तुर्किस्तान। ये आर्याई कौम कहाँ से आए? ईरान, चीन और तुर्किस्तान से आए। और इस कहानी से अक्सर बेशतर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बन रहे हैं और थोड़े से हार्ड भी हो रहे हैं, तो इस वजह से आपको याद करना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ज़्यादा मुआविन होगा। इसलिए जिनको भी ऑब्जेक्टिव नोट्स चाहिए हो तो ज़रूर रब्ता कायम करें। ये मेरा नंबर है 9534378817। संस्कृत, यूनानी, जर्मन, पुरानी फ़ारसी, यूरोप की कई ज़बान किस ज़बान से ताल्लुक़ रखती हैं? यानी कि संस्कृत भी, यूनानी, जर्मन, फ्रांस और पुरानी फ़ारसी जो और यूरोप की कई ज़बानें जो हैं, एक ज़बान, एक
कौम से इनका ताल्लुक़ है, क्या वह बंगाली हैं, द्राविड़ है या आर्याई है, इनमें से कोई नहीं। इसका 14 का जवाब हो जाएगा आर्याई, यानी संस्कृत हो या यूनानी हो या जर्मन हो या पुरानी फारसी हो, ये ताल्लुक़ रखती है आर्याई ज़बान से। नंबर 15 है तमिल और तेलुगु किन इलाकों की ज़बान है। ये हम जानते हैं तमिल हिंदुस्तान में ही बोली जाती है, तेलुगु भी हिंदुस्तान में बोली जाती है। तो आर्याई, बंगाली या द्राविड़ी या बिहारी, तो किन इलाकों में बोली जाती है ये ज़बानें, तो हम जानते हैं ये तमिल और तेलुगु जो है द्राविड़ के इलाकों में बोले जाते हैं। द्राविड़ लोग ही बोलते हैं, कौन सा, आर्याई नहीं बोलते हैं। आर्याई तो हमारे जानते हैं संस्कृत, और बंगाली तो बंगाली बोलते हैं, बिहारी तो भोजपुरी बोलते हैं। द्राविड़ जो होते हैं वो तमिल और तेलुगु बोलते हैं। तो 15 का नंबर सी सही राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 16 है उर्दू कहाँ पैदा हो, तो पाकिस्तान में, नंबर बी हिंदुस्तान में, नंबर सी अफ़गानिस्तान में, या नंबर डी तजाकिस्तान में। तो ये सिमिलर अल्फाज इसको हम कह सकते हैं काफ़िया। काफ़िया किसे कहते हैं, ऐसे अल्फाज को जो बोलने में एक जैसे हो और माना सबका अलग अलग हो। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान एक जैसा लग रहा है बोलने में, इसी को क्या बोलते हैं, काफ़िया बोलते हैं। और नंबर 16 का हो जाएगा हिंदुस्तान। तो उर्दू कहाँ पैदा हुई, हिंदुस्तान में। पाकिस्तान दावा नहीं कर सकता कि वो सिर्फ पाकिस्तान में पैदा हुआ, उस ज़माने का हिंदुस्तान में ही या उस अभी कुछ हिस्सा है पाकिस्तान में भी, लेकिन वो फुल्ली तौर पे दावा नहीं कर सकता है कि ये पूरी बात कि पाकिस्तान में ही उर्दू पैदा हुई है। नंबर 17 है उर्दू किस तहज़ीब की अलामत है, दिल्ली तहज़ीब की या लखनवी तहज़ीब की या गंगा जमनी तहज़ीब की या पाकिस्तानी तहज़ीब की। तो अगर कहा जाए तो दिल्ली और लखनवी तहज़ीब भी इसमें नुमाया है, लेकिन ये सिर्फ लखनवी और दिल्ली तहज़ीब को ही उजागर नहीं करता है, बल्कि ये गंगा जमनी तहज़ीब यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोगों की मोहब्बत मेलजोल से एक ज़बान पैदा हुई, जिसको हम क्या कहते हैं, उर्दू कहते हैं। तो उर्दू किस तहज़ीब की अलामत है, तो गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत है। नंबर 18 में है गरीब की जमा क्या होगी। ये सब अल्फाज बहुत कॉमन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। गरीब की जमा क्या गुरबा है, ये नंबर बी गरबे हैं, नंबर सी गरीब है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका नंबर ए हो जाएगा गरीब की जमा गुरबा। नंबर 19 में है मशगला की जमा क्या होगी। मशगला का क्या, मशगल या मशागिल या मशगूल या मशगील। मशगला का जमा आपके क्या मशागिल हैं, मशगूल भी नहीं होगा, ना मशगील होगा, ना मशगल होगा, बल्कि इसका नंबर बी मशागिल इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 में। किताब की जमा क्या होगी, क्या ए कुतुब, नंबर बी कुतीब, नंबर सी कुतबों, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किताब की जमा क्या होती है, अरबी जमा है ये कुतुब, और अगर उर्दू जमा अगर कही जाए तो किताबें या किताबों इसका सही जवाब होता। नंबर 21 है बेहतर की ज़िद क्या होगी। ज़िद के क्या माने हैं, उल्टा, ऑपोजिट। तो ज़िद का ऑपोजिट क्या होता है, बेहतर का बदतर या बदतरीन या बेहतरीन, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, बेहतर का बदतर, सही जवाब हो जाएगा ए 21 का। 22 है कि रहम दिल की ज़िद क्या होगी। रहम दिल, बुज़दिल, नंबर ए बुज़दिल, फराख दिल, कमज़ोर दिल या संग दिल। ऐ संग दिल तुझे पता है क्या कि दुखे दिलों की सदा है क्या, क्या तूने भी कभी चोट खाई है, कभी तेरा दिल भी दुखा है क्या। तो संग दिल माने पत्थर दिल जिसको कहते हैं। तो रहम दिल का उल्टा ऑपोजिट रहम दिल का क्या होगा, बुज़दिल, फराख दिल, कमज़ोर दिल और संग दिल। तो रहम दिल का संग दिल हो जाएगा, नंबर सी क्या हो जाएगा, संग दिल हो जाएगा। और हमने आपके सामने शेर भी रख दिया, ए संग दिल तुझे पता है क्या कि दुखे दिलों की सदा है। सदा हम कहते हैं आवाज़ को, ए संग दिल मैंने ए पत्थर दिल तुझे पता है क्या कि दुखे दिलों की सदा मैंने आवाज़ है क्या, क्या तूने भी कभी चोट खाई है,
कभी तेरा दिल भी दुखा है क्या। नंबर 23 में है शायर का मोनस क्या होगा। शायर का मोनस शायरी होगा, नंबर बी मुशायरा होगा, नंबर सी शायरा होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो शायर की जो मोनस है वो शायरा है। क्या है? शायर का मोनस शायरा है। तो इसका 23 का क्या हो जाएगा? नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और लास्ट में आखिर में आप सब तमाम सामीन से और ख़ास तौर पे 10th के बच्चों से जो कि कम्पिटिटिव अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर इस नोट्स को लें और आप बिल्कुल तैयारी करें और अच्छे नंबर आप अपने एग्ज़ाम में ला सकें। ठीक है, अस्सलाम।